हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इसमें हमने सीडीपी के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इनको समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, या उसे इग्नोर करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या उसे पनिशमेंट देना है यानी दंड देना है, या फिर आपका आता है उसे अवरुद्ध करना है, तो रिस्ट्रेंट करना है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर देने का सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी प्रश्न का क्या अनुमान लगाना है, सहज यानी कि सटीक अनुमान लगाना है। तो उसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनदेखा गलत हो जाता है, नेगेटिव होता है। दंडित भी नेगेटिव होता है, अवरुद्ध भी आपका नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपको बताना है कि मदद करते समय किससे बचना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट से बचना चाहिए। तो विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, या संप्रत्यय के आधार यानी कि संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, या ऑप्शन 3 आता है कि अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना। ऑप्शन 4 आता है कि बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो उसे ऑप्शन नंबर 4 आंसर है कि बोर्ड पर लिखने से और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। इन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। बाकी आपका सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यह लास्ट वाला आपका नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बचने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जानकारी को नई समस्या पर लागू करना, बिल्कुल बात सही है। कॉन्सेप्ट की बात आती है, उदाहरण गैर उदाहरण की आती है, बिल्कुल बात सही होती है। विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच में संबंधों को क्रियान्वित करना, यह भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें किससे बचना चाहिए, तो विद्यार्थियों को लिखने और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है। तो कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, या विचारों और अनुभवों को जगह देना। क्या बच्चों के विचारों और उसके अनुभवों को क्या करना, जगह देना, या फिर जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, या फिर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कि जो विचार होते हैं और उनके अनुभव होते हैं, इनको हमें क्या देनी चाहिए, इनको हमें जगह देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपको बताना है कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य खोजने के लिए कहें, या उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, या फिर
पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत और सरल की ओर बढ़ें, या फिर नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि पहले जो जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत और सरल की ओर बढ़ें, यह आपका सही आंसर हो जाता है। यह आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका यह जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें इससे बचना चाहिए। गैर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, पॉजिटिव होता है। सामान्य खोजने की बात की गई है तो पॉजिटिव होता है। और नए जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, यह भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। आपको बचना है, यानी कि नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी एक बात पर विचार कर रहा है कि कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है, तो किस चीज़ का विकास कर रहा है, तो विलंबित नकल का, या फिर आत्म केंद्रियता का, अधिसंज्ञान का, या फिर आपका अति औचित्य का। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है वह मेटाकॉग्निशन का विकास कर रहा है। किसका कर रहा है विद्यार्थी, मेटाकॉग्निशन का विकास कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। तो आपको बताना है कि जो गलतियां होती हैं वह क्या बतलाती हैं। तो अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच की प्रक्रिया को बताती हैं, या फिर उच्च क्रम की भावनाओं और बौद्धिक क्षमताओं को बताती हैं। ऑप्शन 3 आता है कि अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ को, या गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रियां संबंधी विकार को। तो आपको बताना है कि जो विद्यार्थियों के बीच में भ्रांतियां होती हैं उनके बारे में यह क्या बतलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 के अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ को यह बताती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व कारण बन सकती है। किसका कारण, गर्व का कारण बन सकती है। तो जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या फिर असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, या फिर जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, या सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। तो कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि जब जो गर्व होता है इसका कारण स्वयं को मानना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। अपने आप को यह जिम्मेदार ठहराना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चों की सहायता करेगा। बच्चों मनोगत 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4 आदि इत्यादि करता है। तो इसमें आपको बताना है कि वह आपकी समानता हो जाती है, पदानुक्रमिक समावेशन होता है, या उत्क्रमण प्रतिलोम संरक्षण होता है, या फिर प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है वह क्या हो जाता है। तो वह आपका पदानुक्रमिक समावेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है किसके अनुसार पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा है। तो बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2 आता है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ऑप्शन 3 आता है कि उपलब्धि बुद्धिमत्ता सफल पैमाना होता है, या फिर एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है। तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि व्यक्ति में विविध प्रकार की क्या होती हैं, बुद्धिमत्ताएं होती हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बुद्धि होती है वह कितने प्रकार की होती है, वह विविध प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, यह बात गलत होती है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, यह भी गलत है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर आपका हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो आपको बताना है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष होता है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होता है, या फिर शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष होता है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है सही आंसर। तो वह आपका क्या होता है, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कि जो लचीलापन होता है व्यवस्था में, बैठने की व्यवस्था में अधिगम के समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता होती है। तो यह आपकी सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।